नमस्कार। द क्रेडिबल हिस्ट्री के इस नए शो में आपका स्वागत है। मिजोरम को लेके पिछले दिनों बहुत सारी बातें हुई जब संसद में प्रधानमंत्री महोदय ने यह कहा कि मिजोरम में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने आर्मी भेजकर अपनी ही जनता पर बम गिराया था। एक नई बहस शुरू हो गई, बहुत सारी जगहों पे आर्टिकल्स आए, बहुत कुछ आया। लेकिन हमारे साथ यह है कि अपने आसपास के इतिहास को लेकर हम थोड़ा कम रुचि दिखाते हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों को यह पता ही नहीं है कि मिजोरम में असल में हुआ क्या था। तो मुझे लगा आज आपको मिजोरम की थोड़ी सी कहानी सुनाते हैं, मिजोरम का थोड़ा सा इतिहास बताते हैं और वो स्थितियां बताते हैं जिसकी वजह से मिजोरम में बम गिराए गए थे। उसके बाद आप खुद फैसला कर लीजिएगा कि यह निर्णय सही था या गलत था। मिजोरम के बारे में आप जानते हैं, यह पूर्वोत्तर भारत जिसको नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहते हैं उसके सबसे साउथ में स्थित है, सबसे दक्षिण में है। इसका बहुत लिखित इतिहास आपको पुराना नहीं मिलता है। माना यह जाता है कि इसके निवासी जो थे वो चिन जातीय समूह के हैं जो कभी बर्मा के चिन राज्य से स्थानांतरित हुए थे, वहां से यहां पर आए थे। लेकिन ये जो पूरी जानकारी है ये मौखिक इतिहास पर और जो पुरातात्विक अनुमान होते हैं उन पर आधारित है। निश्चित रूप से कुछ कह पाना मुश्किल है कि वो लोग कैसे आए और इस चीज को लेके कि मिजो लोग इस इलाके में कैसे बसे, बहुत सारी कहानियां हैं। आमतौर पर जो वर्तमान में मिजोरम है उसमें प्रवेश करने वाले सबसे पहले मिजो लोगों को कुकी के नाम से जाना जाता है। मिजो अप्रवासियों के दूसरे बैच को न्यू कुकी कहा जाता था। लुशाई पहाड़ियों पर निवास करने वाले मिजो जनजातियों में से अंतिम थी। ये लुशाई नाम बार बार आएगा। लुशाई पहाड़ियों के आसपास मिजो जनजातियां रहती थी। जब तक उन्होंने म्यांमार, जो पहले बर्मा कहा जाता था, उसकी सीमा से लगी तियाऊ नदी को पार किया, तब तक जमुआका के वंशज, जिन्हें सत्तारूढ़ सेलो कबीले के रूप में जाना जाता था, वो वहां पर इस्टेब्लिश थे। उनका शासन था वहां पर। जो शासन व्यवस्था थी बहुत पुरानी, जिस तरह की होती थी वैसी ही थी। ग्राम प्रशासन की पारंपरिक प्रणाली थी। उसमें जो गांव का मुखिया था उसको लाल कहते थे। वो खेती की जमीनें आवंटित करते थे और वही थे जो सभी विवादों का निपटारा करते थे। इसके अलावा जिन लोगों के पास जमीन नहीं होती थी या जो गरीब होते थे उनको खाना खिलाते थे, उनकी देखभाल करते थे। जो शरण में आता था उसको आश्रय प्रदान करते थे। यानी एक पुराने तरह की ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। चूंकि बहुत दुर्गम इलाका था तो उसका बहुत रिकॉर्डेड इतिहास नहीं मिलता है। जो रिकॉर्डेड इतिहास मिलता है वो 19वीं सदी के मध्य का है, जब आसपास के क्षेत्रों पर ब्रिटिश शासन जो था, ब्रिटिश हुकूमत जो था, उसका कब्जा हो गया। 20वीं सदी के मध्य में धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्रांतियों के बाद जो वहां परिवर्तन आए, अधिकांश लोग एक सुपर जनजाति में हो गए। यानी वो सारी जनजातियां मिलकर एक सुपर जनजाति बना लेती हैं जिसको मिजो कहा गया। इसीलिए मिजो लोगों की जो बस्ती थी उसको मिजोरम कहा जाना शुरू हुआ। कहानी यह है कि 19वीं सदी के मध्य तक ब्रिटिश साम्राज्य ने आसपास के चटगांव और बर्मा पर तो कब्जा कर लिया था, लेकिन ये जो जनजातीय इलाके थे जहां आदिवासी रहते थे, जो पहाड़ी भूमि थी, मैंने आपको बताया बहुत दुर्गम भूमि थी, इसमें उनकी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। इनका उल्लेख भी आता था तो इनके लिए जो शब्द उपयोग किए जाते थे वो था इररिक्लेमेबल सैवेजेज, यानी ऐसे सैवेज लोग, ऐसे जंगली लोग जिनको सुधारा नहीं जा सकता है। तब छोटे छोटे कबीले थे, अलग अलग आदिवासी सरदार उनके हुआ करते थे और जैसा अक्सर होता है कि उनके बीच में लड़ाइयां चला करती थीं, कभी जमीन को लेकर, कभी स्त्री को लेकर, इस तरह की लड़ाइयां चला करती थी। अगर उनके धार्मिक जीवन के बारे में हम बात करें तो किसी भी मेन स्ट्रीम जो रिलीजन है, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिज्म या इस्लाम, इस तरह के धर्म वहां पर नहीं थे। जो उनका धार्मिक जीवन था उसमें वो मूर्तियों की पूजा करते थे और पियारल नाम की उनकी एक थ्योरी थी जिसमें मरने के बाद का जो जीवन है उस पर उनका भरोसा था। इसके साथ पशु बलि भी वहां हुआ करती थी और जिस तरह के आदिवासी अनुष्ठान होते हैं उस तरह के अनुष्ठान होते थे। बीमारियों और असामान्य प्राकृतिक घटनाओं के समय वो पूजा करते थे, उनसे डरते थे। उनके अपने ओझा सोखा जिस तरह से होते हैं वैसे हुआ करते थे। यानी एक सेक्लूडेड आदिवासी समाज था जिसको बाहर की दुनिया से कोई खास मतलब नहीं था।
अब एक बड़ी घटना हुई 1826 में। 1826 में एक आक्रमण हुआ जिसमें जो असम था, जहां पर ब्रिटेन का शासन हो चुका था, वहां पर इन मिजो लोगों ने आक्रमण किया। उस साल से यानी 1826 से लेकर 1850 तक, 1826 से 1815 तक जो स्थानीय अधिकारी थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, वो दक्षिण से जो पहाड़ी लोगों के हमले होते थे, मिजो लोगों के हमले होते थे, इसको रोक पाने में असमर्थ थे और ये हमले लगभग हर साल होते थे। इसके अलावा ये माना जाता है कि ये जो आदिवासी जनजाति थे, इनमें नरसंहारों की एक श्रृंखला चलती थी। मतलब बहुत आप कह सकते हैं हिंसक आदिवासी थे। जब युद्ध होते थे तो इसमें ढेर सारे नरसंहार भी होते थे। और एक ब्रिटिश मजिस्ट्रेट ने बताया कि ब्रिटिश क्षेत्र में ये जो कुकीज हैं, यानी ये जो मिजो लोग हैं, उन लोगों ने 150 लोगों की हत्या कर दी है। 1871 में फिर एक हमला हुआ इनका, जिसमें बहुत सारे लेबर्स को और सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया, बंदी बना लिया गया। उसमें 6 साल की एक ब्रिटिश लड़की मैरी विंचेस्टर भी शामिल थी। मैरी विंचेस्टर को बेंखुआया योद्धाओं ने बंधक बनाया था, जबकि अन्य कैदियों को रास्ते में ही मार डाला गया था। ये सब जो कैदी थे वो या तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के नौकर थे या उनके लिए काम करने वाले लोग थे। अब जब इतना हो गया तो यह तय किया गया, ब्रिटिश सेना ने यह सोचा कि अब इसको, और खासतौर पे तब जब एक 6 साल की लड़की मैरी विंचेस्टर को अगवा कर लिया गया, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश आर्मी ने यह डिसाइड किया कि हम इनके ऊपर हमला करेंगे। और 1871 से लेके 1872 तक लुशाई अभियान चलाया गया। मैंने आपको बताया लुशाई पहाड़ियां थी, तो लुशाई अभियान चलाया गया जिसमें ब्रिटिश आर्मी ने हमला किया। 2 तरफ से हमला हुआ, दाहिनी तरफ चटगांव से और बाईं तरफ कछार से। ये 15 दिसंबर 1871 को ये जो हमला था, ये जो अभियान था, वो शुरू हुआ। और चूंकि आप समझ सकते हैं कि ब्रिटिश आर्मी बहुत एडवांस थी, उसके पास एडवांस हथियार थे, लोग थे, तो जाहिर तौर पर मिजो जो लोग थे उनको हार का सामना करना पड़ा। मिजो गांवों को एक एक करके कुचल दिया गया और मैरी विंचेस्टर को बचा लिया गया। जब इतना सब कुछ हुआ तो जो मिजो कबीलों के प्रमुख थे, उन्होंने एक युद्ध विराम किया और उसमें वादा किया कि आगे से हमला नहीं करेंगे। इधर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी कहा कि आपको हम मार्केट खोल के देते हैं, आप बाहर निकलिए, और बाकायदा बाजार स्थापित किए गए जहां वो अपना बिजनेस करते थे। लगभग 1 दशक तक ये व्यवस्था चली, लेकिन 1 दशक बाद ये व्यवस्था टूट गई और उस मिजो लोगों ने फिर से हमले करने, छापे मारने शुरू कर दिए। जो फाइनल अभियान चला उसको कहते हैं 1889 का अभियान, जिसमें कर्नल FVC जो थे वो इसकी कमान संभालते हैं। और 19 दिसंबर 1888 को इस हमले की शुरुआत होती है। अब जब हमला होता है तो वो आराम से घुस जाते हैं अपनी सेना लेकर, और ये समझिए कि 1889-90 के बीच लगभग मिजो इलाकों का जो पूरा मिजो इलाका था वो पूरा का पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया। सारे जो प्रमुख सरदार थे उनको अब अधीन कर लिया आपने, जितने प्रमुख लोग थे उनको पकड़ लिया, और आइजोल जो केंद्र में था वहां पर स्थायी रूप से अब एक किला बना दिया गया। यानी ये पूरा जो आज मिजोरम है वो पूरा का पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट के कब्जे में आ गया। 1890 में, 1890 में ये पूरा का पूरा जो इलाका है वो अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। और इसके बाद 1895 में एक उद्घोषणा की गई जिसमें मिजो जो हिल्स थी उनको औपचारिक रूप से ब्रिटिश भारत का हिस्सा घोषित कर दिया गया। 1919 में लुशाई हिल्स को कुछ अन्य पहाड़ी जिलों के साथ एक साथ लिया गया और इसको एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित कर दिया गया। लुशाई हिल्स को फिर असम के आदिवासी जिलों के साथ मिलाया गया और 1935 में इसको एक बहिष्कृत क्षेत्र घोषित कर दिया गया। लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट गई वहां पर अंग्रेजी की एजुकेशन गई, और साथ में एक और घटना हुई जो मैं आपको बताऊं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पीछे पीछे उनके सहयोग से ईसाई मिशनरी भी गए, और पहला परिवर्तन तो यही आया कि ये पूरा इलाका जहां आदिवासी जनजाति रहती थी, जो अपना खुद का धर्म प्रैक्टिस करते थे, ये लगभग पूरा इलाका कन्वर्ट होके क्रिश्चियन हो गया। लेकिन इसके साथ ही साथ एक दूसरी प्रक्रिया भी हुई, लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू किया, तो उनकी राजनीतिक जागृति हुई, अपने अधिकारों के लिए लड़ने की बात आई, और पहली पॉलिटिकल पार्टी बनती है वहां पे 9 अप्रैल 1946 को, जिसको कहा गया मिजो कॉमन पीपुल्स यूनियन। ये पहली वहां पर पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका नाम बाद में बदलकर मिजो यूनियन कर दिया गया। अब जैसे जैसे आजादी का टाइम नजदीक आया
तो जाहिर है कि इनको भारत के साथ शामिल होना था। तो भारत के संविधान सभा ने अल्पसंख्यक और आदिवासी सदस्यों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए एक सलाहकार समिति की स्थापना की। उत्तर पूर्व में जनजातीय मामलों पर संविधान सभा को सलाह देने के लिए गोपीनाथ बारदोलोई की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया गया। मिजो संघ के लिए इस उप समिति ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें लुशाई हिल्स से सटे सभी मिजो बसे हुए क्षेत्रों को शामिल करने की मांग की गई। हालांकि यूनाइटेड मिजो फ्रीडम ऑर्गेनाइजेशन नामक एक नई पार्टी ने मांग की कि आजादी के बाद लुशाई हिल्स जो है वो इंडिया की जगह बर्मा में शामिल हो जाए, म्यांमार जिसको अब कहते हैं उस बर्मा में शामिल हो जाए। यानी वहां पर एक ग्रुप ऐसा बना जो बर्मा के साथ शामिल होना चाहता था। लेकिन फाइनली हुआ क्या? बारदोलाई उप समिति के सुझाव के बाद सरकार द्वारा सीमित स्वायत्तता स्वीकार की गई, यानी गवर्नमेंट ने उनको सीमित ऑटोनॉमी दी और भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में इनको शामिल कर लिया गया। और वो जो इलाका था वो इलाका पूरी तरह से हिंदुस्तान का, भारत का हिस्सा बन गया। 1952 में लुशाई हिल्स स्वायत्त जिला परिषद बनाई गई, जिसके बाद इन निकायों के गठन से मिजो समाज में मुखिया प्रथा पूरी तरह से समाप्त कर दी गई। अब जिला बन गया तो जिला परिषद थी और मिजो संघ था। इनके प्रतिनिधियों ने 1954 में त्रिपुरा और मणिपुर के मिजो बहुल इलाकों को एक साथ मिलाकर और उनके एकीकरण के लिए अनुरोध किया राज्य पुनर्गठन आयोग से। पूर्वोत्तर में असल में जो आदिवासी नेता थे वो एसआरसी की सिफारिशों से, जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसकी सिफारिशों से बहुत खुश नहीं थे। उनकी एक मीटिंग होती है 1955 में आइजोल में और एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनती है ईस्टर्न इंडिया यूनियन। अब ये जो ईस्टर्न इंडिया यूनियन थी वो नॉर्थ ईस्ट के सारे प्रदेशों के जो आदिवासी संगठन थे उनकी एक मिलीजुली पार्टी थी और इन्होंने मांग की कि असम के सभी पहाड़ी जिलों को मिलाकर एक अलग राज्य बनाया जाए। लेकिन मिजो संघ जो है वो इस मांग को लेकर विभाजित हुआ और उसका भी एक ग्रुप जो था वो इन्हीं के साथ ईस्टर्न इंडिया यूनियन के साथ शामिल हो गया। ये सारा कुछ चल ही रहा था, एक अलग राज्य की मांग चल रही थी, बाकी सारा कुछ था। और इसी बीच में एक बड़ी घटना हुई। 1959 में मिजो हिल्स में एक बहुत बड़ा अकाल आया जिससे मिजोरम पूरी तरह से एक तरह से आप कह सकते हैं तबाह हो गया था। मिजो इतिहास में इसको माउतम अकाल के रूप में जाना जाता है। अकाल का कारण बताया गया कि बांस के फूलों की वजह से, बांस के फूलों की बहुत वृद्धि हुई, उसकी वजह से चूहों की आबादी में वृद्धि हुई जो खाद्य भंडारों और फसलों को बड़े पैमाने पर खा गए और वहां हजारों लोग भूख से मर गए। इन सब के बीच में सहायता पहुंचाने के लिए 1955 में एक सोसाइटी बनती है जिसका नाम होता है मिजो कल्चरल सोसाइटी और इसके सचिव थे लाल डेंगा। मार्च 1960 में अकाल से लड़ने के लिए मिजो कल्चरल सोसाइटी का नाम बदलकर माउतम फ्रंट कर दिया गया और सितंबर 1960 में सोसाइटी ने मिजो राष्ट्रीय अकाल मोर्चा बनाया, MNFF। MNFF को वहां पर बहुत लोकप्रियता मिली क्योंकि जो लोग भूख से मर रहे थे उनको चावल और दूसरी चीजें अंदर के गांव तक पहुंचाने में इसने बहुत सहायता की। 61 आते आते यह आपदा लगभग खत्म हो गई थी और 22 अक्टूबर 1961 को इसी ग्रुप ने, जो कि वहां पर बना तो था अकाल में राहत पहुंचाने के लिए, लेकिन उसकी पॉलिटिकल अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, अपना नाम रखा मिजो नेशनल फ्रंट। और मिजो नेशनल फ्रंट का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया वो किया गया मिजोरम की संप्रभु स्वतंत्रता, यानी हिंदुस्तान से अलग आजादी। लाल डेंगा इसके नेता थे। लाल डेंगा सेना में पहले हवलदार रह चुके थे। 28 फरवरी यानी 28 फरवरी 1966 को सबसे पहले इसने सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह शुरू किया। अब ये जो सशस्त्र विद्रोह था उसमें टेलीफोन की लाइनें काट दी गई, संचार के सारे साधन खत्म कर दिए गए, आइजाल, लुंगलेई, चावंगटे, चिमलुआंग और अन्य जगहों पर जो सरकारी प्रतिष्ठान थे उन पे हमला किया गया। प्लानिंग पूरी की पूरी ये थी किसी भी तरह मिजोरम को हिंदुस्तान से अलग कर दिया जाए। और इसके लिए ताकत कहां से मिली थी? ईस्ट पाकिस्तान तब था, तब इंदिरा गांधी के हस्तक्षेप के बाद बांग्लादेश नहीं बना था। बांग्लादेश तब ईस्ट पाकिस्तान था। पाकिस्तान से हथियार और धन मिल रहे थे।
साथ में चाइना भी अपनी तरफ से पूरी सहायता कर रहा था, पैसे भी दे रहा था, हथियार भी दे रहा था। यानी सीमा पार से लगातार जो सहयोग मिल रहा था, उसके चलते लालडेंगा की जो पार्टी है वो बहुत मजबूत भी हो गई थी और खूंखार भी हो गई थी। 1 मार्च 1966 को लालडेंगा ने ग्रेटर मिजोरम नामक एक स्वतंत्र मिजो राष्ट्र की स्थापना के लिए भारतीय संघ से आजादी की, स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। उस समय लालडेंगा पाकिस्तानी सैन्य शासन से पूर्ण सुरक्षा और समर्थन के साथ कराची में रह रहा था। यानी पूरी कहानी आप समझिए कि ये जो मिजो नेशनल फ्रंट है, इसने पाकिस्तान से और चाइना से हथियार और पैसा हासिल किया। खुद लालडेंगा जाकर कराची में रह रहा था और वहां पर उन पैसे और हथियारों से भारतीय जो प्रतिष्ठान थे, सरकारी दफ्तर हो गए, आपके टेलीफोन की लाइनें हो गई, टेलीफोन के ऑफिसेज हो गए, इन सबको नष्ट करना और जो लोग भारत के समर्थन में थे उन सबको खत्म करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही साथ एक डैगर ब्रिगेड बनी। डैगर आप जानते हैं, हथियार। डैगर ब्रिगेड बनी। उसने उन सभी पूर्व पार्टी नेताओं की हत्या करना शुरू कर दिया जो इसके खिलाफ थे। कराची से लालडेंगा ने एक नोटिस जारी किया जिसमें लिखा कि जो गैर मिजो लोग हैं वो लोग राज्य छोड़कर चले जाएं और अगर नहीं जाते हैं तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। यह थी पूरी की पूरी स्थिति जिसमें मिजोरम को पूरे देश से काट दिया गया था। वहां पर भारतीय सेना बहुत थोड़ी सी थी। भारतीय सेना जितनी वहां पे थी वो प्रतिरोध करने के लिए काफी नहीं थी। मिजोरम को पूरे देश से काट दिया गया था। पाकिस्तान और चीन पैसा भी दे रहे थे, हथियार भी दे रहे थे। भारत के समर्थक लोगों को लगातार मारा जा रहा था। आप पूछ सकते हैं कि आखिर वहां हवाई जहाज से क्यों गिराया गया बम, क्यों नहीं सेना को भेज दिया गया? कारण यह था कि मार्च 1966 में मिजोरम के जो सबसे करीब सेना की इकाइयां थीं वो भी कम से कम 1 दिन की दूरी पे थीं और अगर वो सेना चलती तो निश्चित तौर पे उस पहाड़ी इलाके में उसका रास्ता रोका जाता। तो जनरल मानेकशॉ और भारतीय सेना ने इंदिरा जी को सलाह दी कि अगर मिजोरम को भारत का हिस्सा बनाए रखना है तो भारतीय वायुसेना की मदद जरूरी है। इसके बाद भारतीय वायुसेना की मदद ली गई और टारगेटेड तरीके से विद्रोहियों के ट्रेनिंग कैंप और अन्य ठिकानों पर हमला किया गया और स्थिति नियंत्रण में लाई गई। इस हमले के चलते ही आतंकवाद पर काबू पाया गया और अंततः यह हुआ कि मिजोरम आज भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। मैं आपको यह भी बता दूं कि जनवरी में इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी थी और मार्च में उनके सामने यह समस्या आ गई थी और ये जो निर्णय था पूरी तरह से आर्मी का लिया हुआ निर्णय था। अगर ये निर्णय नहीं लिया गया होता तो हमारी सेना वहां पहुंच नहीं पाती। चीन और पाकिस्तान दोनों इस बात पे लगे थे कि मिजोरम को किसी भी तरह से हिंदुस्तान से अलग करके एक स्वतंत्र देश बना दिया जाए। फैसला आपको करना है कि ऐसे में उनको सेना की सलाह मानकर हेलीकॉप्टर भेजने थे, जहाज भेजने थे, बम गिराना था टारगेटेड इलाकों पर और मिजोरम को हिंदुस्तान के साथ रखना था या फिर छोड़ देना था कि भाई जाओ हिंदुस्तान से अलग हो जाओ। यह निर्णय आप लीजिएगा कि ऐसे समय में इंदिरा गांधी का निर्णय सही था या नहीं था। लेकिन जब मिजोरम की कहानी की बात चल रही है तो यहां पे ही खत्म नहीं होगी। इसके बाद क्या हुआ वो भी आपको जानना चाहिए। 1967 में 1967 में मिजो नेशनल फ्रंट को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और वहां के जो लोग भारत समर्थक थे उन्होंने राज्य बनाने की मांग शुरू कर दी। मई 1971 में मिजो जिला परिषद प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात की और मिजोरम के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की। उस समय यह मांग तो नहीं मानी गई। भारत सरकार ने जुलाई 1971 में मिजो हिल्स को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, यूटी बना दिया। 21 जनवरी 1972 को मिजोरम के नाम के साथ यूटी की आधिकारिक घोषणा की गई और उसके बाद मिजोरम को संसद में 2 सीटें दी गईं, एक लोकसभा की और एक राज्यसभा की। बात आगे बढ़ती है और 80s के दशक में राजीव गांधी ने शुरू किया मिजोरम में एक नए शांति समझौते की पूरी प्रक्रिया और इस प्रक्रिया से न केवल मिजोरम में वर्षों की हिंसा और विद्रोह खत्म हो गई बल्कि अगले 2 दशकों में राज्य देश का सबसे शांतिपूर्ण राज्य बन गया। साक्षरता दर वाले राज्य के रूप में इसने केरल को भी पीछे छोड़ दिया और इसकी बाद मैं आपको कहानी सुनाता हूं। राज्य के पहले चुनाव जब हुए तो वहां पर मुख्यमंत्री ललथन हावला थे। ललथन हावला कांग्रेस के थे, लेकिन राजीव गांधी ने ललथन हावला से कहा
कि आप इस्तीफा दीजिए। और 1987 में विधानसभा का जब चुनाव एमएनएफ ने जीता तो लालडेंगा पूर्ण मिजोरम राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। यानी बम गिराने के बाद शांति की प्रक्रिया शुरू की गई। पहले यूटी का दर्जा दिया गया और उसके बाद राजीव गांधी ने मिजो शांति प्रक्रिया जो चलाई, उसमें जो लालडेंगा पाकिस्तान और चाइना के सहायता से कभी विद्रोह कर रहे थे, वो लंदन से आए, भारतीय संविधान में पूरी आस्था व्यक्त की और पूर्ण मिजोरम राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। मिजोरम में शांति स्थापित हुई और मिजोरम एक शांतिपूर्ण, समृद्ध और विकसित होता हुआ राज्य बना। ये अलग बात है कि लालडेंगा बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रह सके और उसके बाद की राजनीति तो आपको कहीं भी मिल जाएगी, आप ढूंढ के पढ़ सकते हैं। तो ये था मिजोरम का इतिहास, मिजोरम की कहानी जो मैंने आपको बताई। और ये सवाल मैं आपके सामने छोड़कर जा रहा हूं कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने मिजोरम में जो फैसला लिया था वो सही था या गलत। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को मिजोरम को आजाद देश बनने के लिए खुली छूट देनी चाहिए थी या फिर सेना की सलाह मानकर वहां पर टारगेटेड बॉम्बिंग करके मिजोरम में जो आतंकवादी थे, उग्रवादी थे, जो देश तोड़ना चाहते थे, उन पर हमला करना चाहिए था। और इन्हीं के साथ सवाल बनेगा कि क्या उस समय की सरकार और सेना के फैसले पर प्रधानमंत्री का इस तरह से बात करना आपको अच्छा लगता है? आज के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारे वीडियोस। जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि हम लगातार ऐसे ही हिम्मत से सच बोलते रहें तो हमारे साथ आइए, हमारा सहयोग कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, सुपर थैंक्स का ऑप्शन है। जैसे भी आपको अच्छा लगे हमारे साथ आइए, आप साथ रहेंगे तो हम लगातार सच कह सकेंगे। शुक्रिया।